हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपको ये बातें समझ में आई कि गवर्नमेंट क्या होता है, टैक्सेस क्या होते हैं, कौन टैक्स लेवी करता है, कैसे टैक्स पे होता है, कैसे कानून बनते हैं, कैसे उनमें अमेंडमेंट्स होते हैं। क्लियर। अब जो बातें अपने को करनी है वो ये करनी माहौल कि सरकार जीएसटी अगर आया तो क्यों आया, ये हमने बात कर ली कि सर किस तरह से मैन्युफैक्चरर्स पुराने लॉज में टैक्स पे करते थे, सर्विस सप्लायर्स हाउ दे यूज्ड टू पे द टैक्स, एंड कैसे उनको सैंडविच क्रेडिट और क्रेडिट वगैरह पास ऑन होता था। वेट जो स्टेट टैक्स था किस तरह से वो ऑपरेट होता था, और सैंडविच और वेट हमने साथ में देखा, हमने सीखा आखिर कि ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। प्लस हमने ये भी देखा कि सैंडविच और वेट साथ में ऑपरेट कैसे होते थे, एंड सैंडविच का क्रेडिट वेट के लिए नहीं मिलता, वेट का क्रेडिट सैंडविच में नहीं मिलता, एंड सर्विस सप्लायर्स पे ओनली लगता था क्या, सर्विस टैक्स, उनको वेट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। मैन्युफैक्चरर पे वेट और एक्साइज दोनों था तो उनको सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट सबका क्रेडिट मिलता था। ट्रेडर्स पे केवल वेट लगता था इसलिए उनको सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलता था। सर्विस टैक्स, एक्साइज जो भी पे किया उनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, बस परचेज पे जो वेट पे किया उसका क्रेडिट मिलता था। और इस वजह से इन्फ्लेशनरी रेट हायर होती थी, कॉस्टिंग ज्यादा आती थी बच्चों, इसलिए जीएसटी आया और सपना देखा हिंदुस्तान ने, वन नेशन वन टैक्स, एंड इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही नाम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जी हां, हमने लास्ट लेक्चर तक ये सब बातें करी थी कि आखिर जीएसटी क्यों आया, सैंडविच क्रेडिट क्या होता है, वेट क्रेडिट क्या होता है, 10 का क्रेडिट क्यों मिलता है, कैसे क्रेडिट ऑपरेट होता है। क्लियर। अब बात करें कि जी हां 1 जुलाई 2017 सीए डे, जीएसटी डे, और जिनको ना समझ में आए उनके लिए डॉक्टर्स डे। सर जीएसटी आ गया एग्जिस्टेंस में 1 जुलाई 2017 को। अब जीएसटी आया, क्यों आया समझ में आया, अब जीएसटी कैसे आया वो बात कर रहे हैं। हाउ इट गॉट इंप्लीमेंटेड, क्या क्या तकलीफें थी जिनको गवर्नमेंट ने सोल्व किया डिस्कस करके। जी हां, सपना देखा, सपना को नहीं देखा, ओ सपना देखो, ड्रीम, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम। बहुत सारे लोग तो सपना कौन है, अरे भाई पॉइंट ये है मेरा आपसे कि इन केस अगर वेट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर बहुत सारे अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को अगर मर्ज करके सिंगल टैक्स बनाना है तो बात आएगी क्या, आखिर ये जीएसटी रेवेन्यू मिलेगा किसको, हुज रेवेन्यू विल बी जीएसटी। मतलब आप ये कहेंगे सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि नो डाउट हमने बात करी टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, पर जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे बच्चों वो किसको मिलते थे, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो किसको मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर इन सब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को मर्ज कर देंगे, एक ही नाम लगा देंगे जीएसटी, तो ये जीएसटी किसका रेवेन्यू होगा, अरे गवर्नमेंट का होगा, पर कौन सी गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा। झगड़ा ये आगे हूं मैं अपने पॉइंट पे, अगले सर में कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ गया हूं कि अब आ रहा है जीएसटी। अब जीएसटी आ रहा है तो किस तरह से ये आया हिंदुस्तान में, अब उसकी बात हम कर रहे हैं। होल सर एक एक पॉइंट बहुत डेप्थ में जाके समझना सर, और मस्त होके पढ़ना, ऐसा टेंशन लेके नहीं पढ़ने का, माहौल होना चाहिए जबरदस्त। ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आखिर जीएसटी आया, पर सर कैसे आएगा, गवर्नमेंट ने देख लिया कि जीएसटी लाना है साहब, बात कर ली, पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डुअल गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया की डुअल टैक्सेशन सिस्टम बेस्ड इकोनॉमी है साहब। डुअल टैक्सेशन मतलब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों की लिस्ट अलग दी है, स्टेट गवर्नमेंट के काम की लिस्ट अलग दी है, और दोनों के कॉमन पावर्स अलग दिए, दोनों के कॉमन काम अलग दिए। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, अब भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट दी है। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स और काम लिखे हुए हैं, सेकेंड है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स और काम लिखे हुए हैं, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके सर पावर एक्सरसाइज करेंगे। नाउ माय पॉइंट इज दैट सर
अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काम बता रखे हैं। वो सब काम किसको करने होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब उन सब कामों को करने के लिए फंड चाहिए, खर्चा करना पड़ेगा ना भाई। पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा। ओके, सेम वे स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने अपने काम एलोकेट किए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने। अब वो सारे काम किसको करने होंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट को वो काम अगर करने हैं तो पैसा चाहिए ना भाई। फ्रॉम वेयर दे विल गेट द फंड्स? फ्रॉम द टैक्सेस। अब वो टैक्सेस थे वेट, स्टेट एक्साइज, क्लियर, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और अदर सेसेस, अदर टैक्सेस। सर अब ये सब टैक्स अगर जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे तो भैया अब वो जीएसटी रेवेन्यू किसका होगा? इफ दैट रेवेन्यू हैज बीन गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? क्लियर। और अगर जीएसटी का सारा कलेक्शन दे दे किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अगरबत्ती करेंगे क्या? सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस प्लस स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस दोनों मर्ज हो रहे थे किसमें? जीएसटी में। अब रेवेन्यू आएगा अगर जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स तो हो जाएगा, पर रेवेन्यू किसको देंगे? हाउ दी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल परफॉर्म देयर ओन टास्क एंड हुज रेवेन्यू विल बी सर द जीएसटी अमाउंट। इसलिए डिसाइड किया मिल बांट के खाएंगे। मतलब सर आधा तेरा आधा मेरा। मीन्स जब जीएसटी आया तो ये डिसाइड हुआ बिटवीन ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट 50% रेवेन्यू of the GST will be taken away by central government and 50% will be of the state government. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया, 1 करोड़ की गुड्स या सर्विसेज बेची, उसमें मान लो 18% वॉज दी जीएसटी। अब 18% जीएसटी अगर हो गया तो हो गया कितना? 18 लाख रुपया। 18 लाख रुपीज वॉज दी जीएसटी अमाउंट ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज 1 करोड़ इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 18%। अब 18 करोड़ का 9 लाख 18 लाख में से 9 लाख 9 लाख विल बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और 9 लाख दे देंगे किसको? उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे ये ट्रांजेक्शन हुआ। मान लो मैं हूं महाराष्ट्र मुंबई और मैंने मुंबई से मुंबई में माल बेच दिया, 1 करोड़ का गुड्स था साहब, 18 लाख 18% मींस 18 लाख वाज द टैक्स अमाउंट। नाउ उस 18 लाख में से 9 लाख दे देंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 9 लाख देंगे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र में हुआ। क्लियर। सेम वे अगर कोई ट्रांजेक्शन मध्य प्रदेश में हो रहा है तो यही ट्रांजेक्शन अगर वहां होता तो 9 लाख रुपए मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9 लाख मिलता किसको? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। क्लियर। सो दिस इज हाउ इन्होंने डिसाइड किया मिल बांट के खाएंगे। अभी शुरू हुआ है और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, माहौल बनना चाहिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, हौले हौले। सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि जीएसटी में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि सर 50-50 बांटेंगे, जितना भी जीएसटी आएगा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का। अरे माहौल क्लियर। ओके, क्योंकि सर पहले भी हर ट्रांजेक्शन अगर कोई आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई गुड्स को तो उस पर एक्साइज था, वो था रेवेन्यू किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। वेट था, वो रेवेन्यू था किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। तो इन्होंने क्या किया? जीएसटी अगर आएगा तो 50-50% बांट लेंगे, इसलिए जो भी रेट ऑफ जीएसटी होती है 50% होता है सीजीएसटी, 50% होता है एसजीएसटी। आप देखिएगा किसी भी इनवॉइस पे आप देखिएगा, अगर 18% इज द रेट तो 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा। ओके सर, अब समझिएगा आगे बात को। मतलब सारी स्टेट गवर्नमेंट मान गई, ठीक है साहब हमारा रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है, और सर 50-50% होगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा स्टेट गवर्नमेंट का, एंड ऑल एग्रीड फॉर दिस। ओके, अब कहां दिक्कत आती है वो मेरी बात को समझिएगा ध्यान। कहानी बढ़ रही है आगे। देखो अब हम बात करें जीएसटी कैसे आया। सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को मर्ज किया, सिंगल टैक्स बनाया, तो सर दोनों की रेवेन्यू इक्वल होनी चाहिए, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया गया। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर। ओके, अब सरकार कैसे मामला चलेगा वो आपको समझना पड़ेगा। सर आप मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स अगर है तो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीजीएसटी विल बी कलेक्टेड एंड लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST will be levied and collected by central government.
क्लियर? तो एक्ट भी कौन बनाएगा, इसका कानून भी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एसजीएसटी, एसजीएसटी किसका रेवेन्यू भैया? स्टेट गवर्नमेंट का। तो रेवेन्यू कलेक्ट भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेवी भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया कानून भी कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पावर स्टेट गवर्नमेंट का है। अब यार अगर पावर दे दे स्टेट गवर्नमेंट को टू फ्रेम द लॉ, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग अगर अलग अलग एक्ट बना देगा, एसजीएसटी एक्ट, तो कहानी तो वही पे आ जाएगी, लोट की बुद्धू घर को आए। कैसे? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स बनाया था जिसका नाम था एक्साइज, और हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने अलग एक्ट बनाए थे, वेट लॉज। हर स्टेट का वेट लॉ अलग था। अब अगर यही सिस्टम जीएसटी में आ गया तो कहां आएगी बात वन नेशन वन टैक्स की? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए जीएसटी अगर इंप्लीमेंट करना है, वन नेशन वन टैक्स बनाना है, तो सारे एक्ट सेम होने चाहिए। जितने भी कानून बने हैं हर स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट सेम एक्ट होना चाहिए, अदरवाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी में बड़ी डिफिकल्टी आती। क्लियर? मतलब ही नहीं रहेगा जीएसटी का अगर सारे कानून एक है। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है वो ही सारे एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा, या मैं रिवर्स में कह दूं, जो एसजीएसटी एक्ट में लिखा है वो ही सीजीएसटी एक्ट और सारे स्टेट गवर्नमेंट के एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा। सर बात आएगी कि कानून बनाएगा कौन? सर अगर सीजीएसटी एक्ट, बात को समझेगा आराम से मस्त होके, अगर सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनाएगा और वही सेम कॉपी करके पेस्ट करना होगा कहां पे? हर स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी एक्ट के लिए, तो इसका मतलब तो ये हो गया जो मोदी जी बोल देंगे वो फाइनल है। जो मोदी जी ने बोल दिया मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे वो हर स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि हर स्टेट का एसजीएसटी एक्ट वही होना चाहिए जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है। तो आप मुझे बताओ, अगर जीएसटी नहीं था तो उससे पहले क्या था? वेट लो था हर स्टेट का। हर स्टेट का, जैसे राजस्थान वैल्यूएडेड टैक्स एक्ट, सर जैसे गुजरात वेट एक्ट, महाराष्ट्र वेट एक्ट, मध्य प्रदेश वेट एक्ट, हर स्टेट का अलग अलग एक्ट था, और हर स्टेट के पास पावर था कि वो अपने अपने हिसाब से वेट लॉ को डिजाइन करे। आप देखिएगा हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से वेट एक्ट को डिफाइन करती थी, अपने हिसाब से रेट ऑफ टैक्स फाइनल करती थी। क्लियर? सर आप देखिएगा क्यों हर स्टेट गवर्नमेंट में सर फाइनेंस मिनिस्टर होता था हर मतलब स्टेट का बेटा। क्लियर? और वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ टैक्स जब डिसाइड करते थे तो उनके पास पावर होता था। देखना कभी भी नेता लोग, जैसे महाराष्ट्र की बात करूं, मुंबई में आएंगे तो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा उनसे मिलने के लिए सर रेडी रहते थे। क्यों? क्या पता उनकी इंडस्ट्री को वेट में कुछ फायदा दे दे, तो मजा आ गया भाई। पर अब अगर एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, स्टेट के पास पावर ही नहीं रहा, तो आप मुझे बताओ स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर को कौन पूछेगा भैया? तो आप मुझे बताइए क्या सारी स्टेट गवर्नमेंट मान जाएगी? सर नो डाउट रेवेन्यू बराबर कर देंगे, पर पावर अगर खत्म कर दे, बिल्कुल मतलब मैं आपको कह दूं कि तुम पैसा ले लो पर तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुमको बस हाथ जोड़ के खड़े रहना है, कोई करेगा नहीं। तो सर आप मुझे बताओ अगर सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे टू फ्रेम द एक्ट, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट मानेगा? अपना पावर लूज करने के लिए कोई एक्सेप्ट करेगा बात को? नहीं। तो क्या करे? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दे। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया अपना एक्ट बनाने का और वो सेम एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते तुमको फॉलो करना पड़ेगा, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर लूज करेगा क्या? एक्साइज सर्विस टैक्स तो पहले कौन बनाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपना पावर लूज नहीं करेगा। अब सर स्टेट अपना पावर लूज नहीं करेगा, सेंट्रल अपना पावर लूज नहीं करेगा, तो जीएसटी कैसे आएगा? इसलिए अगेन बात आई कि एक्ट बनेगा कैसे, इंप्लीमेंट कैसे होगा। इसलिए भैया अगेन बात हुई, मोदी जी ने बोला चिंता मत करो, मिल बांट के एक्ट बनाए। मतलब रेवेन्यू तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, एक्ट भी हम सब मिलके बनाएंगे, न मेरी न तेरी, दोनों मिलके एक साथ एक्ट बनाएंगे। मतलब कोई झगड़ा नहीं, हम सब जिस पॉइंट पे एग्री होंगे वो एक्ट बनेगा। पर सर ये करेगा कौन? कैसे मिलके बैठेंगे सर? आपको लगता है हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ एक पॉइंट पे एग्री हो जाएंगे? नहीं। इसलिए
एक स्पेशल पावर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक काउंसिल बनाने का जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, नाम सुनते होंगे आप कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, न्यूज में कई बार आप सुनेंगे। अभी आप टैक्सेशन फील्ड में आए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आप डेली बेस पे सुनेंगे इस बारे। क्लियर? तो सर अब मेरा पॉइंट आता है, गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक पावर दिया और जिसके थ्रू सर जीएसटी काउंसिल बना जाएगी। वो जीएसटी काउंसिल क्या चीज है? जीएसटी काउंसिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सर एक काउंसिल बनाई जिसके अंदर सारी स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने मेंबर्स उसमें भेजेगा नॉमिनेट करके कि भैया हमारे को ये रिप्रेजेंट करेगा, राजस्थान को ये पर्सन करेगा, गुजरात को ये पर्सन करेगा, महाराष्ट्र को ये पर्सन रिप्रेजेंट करेगा। और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मतलब जिनको सरकार ने भेजा अपनी तरफ से, क्लियर, वो मेंबर्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें मेंबर्स होंगे। एंड ये सब मिलके उस काउंसिल के अंदर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से एक्ट बनना चाहिए, क्या प्रोविजन होना चाहिए, क्या रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, सर किस सर्विस और किस गुड्स को एग्जम्पशन मिलना चाहिए, किस पे हायर टैक्स होना चाहिए, किस पे लोअर टैक्स होना चाहिए। और जब सब लोग एग्री कर जाएंगे तो जीएसटी काउंसिल अपना रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और सारी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को भी टू फ्रेम देयर ऑन एक्ट। पर जो काउंसिल ने बोला है वो ही सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और वही सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखेगा अपने अपने एक्ट के अंदर। और उसके थ्रू आउट द कंट्री वन नेशन वन टैक्स, मतलब जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा होगा वो का वो एब्सोल्युटली कहा लिखा होगा, हर एसजीएसटी एक्ट में। समझे आप मेरी बात? उसकी वजह से अगर आप देखेंगे कभी भी लाइफ में तो जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है एब्सोल्युटली सेम हर स्टेट गवर्नमेंट के एसजीएसटी एक्ट में लिखा है, तभी तो वन नेशन वन टैक्स बनेगा। क्लियर? इसलिए अगर किसी भी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स 9% है सीजीएसटी में, तो एब्सोल्युटली सेम रेट ऑफ टैक्स दैट इज 9% विल बी देयर इन द रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो। और सारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सारी एसजीएसटी एक्ट में उस गुड्स या सर्विस पे 9% ही रेट ऑफ टैक्स होगा। क्लियर? और कभी भी रेट ऑफ टैक्स अगर चेंज करना है तो ऐसा नहीं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रातों रात रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दे। अरे भाई, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रातों रात रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दे तो क्या होगा? वही रेट चेंज करनी पड़ेगी। कहां पे? सीजीएसटी एक्ट में। और जैसे सीजीएसटी एक्ट में कोई चेंज हुआ, सारी एसजीएसटी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट उन सबको भी चेंज करना पड़ेगा रेट ऑफ टैक्स रातों रात, विच इज नॉट पॉसिबल, वरना तो सर सब मिक्स हो जाएगा। क्लियर? समझे? क्योंकि पूरे देश में एक ही रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट पावर नहीं दिया टू चेंज द लॉ, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया टू चेंज द लॉ। हमेशा जो भी पावर दिया है जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, वो पावर है सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल। मतलब जीएसटी काउंसिल आपको रिकमेंडेशन देगा तो ही आप रेट ऑफ टैक्स चेंज कर पाएंगे, तो ही आप किसी गुड्स या सर्विस को एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल कर पाएंगे। क्लियर? तो वो जीएसटी काउंसिल कौन है? सारी स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर। इनफैक्ट सर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे अभी है निर्मला सीतारमण जी, तो जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होगा। क्लियर? बाकी सारे मेंबर्स होंगे, वो सब आपस में डिसाइड करेंगे। उसके बाद जीएसटी लॉ में कोई चेंज हो पाएगा या जीएसटी एक्ट बन पाएगा। एंड वो जीएसटी काउंसिल ने ही वो काम कर दिखाया है जो जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाया है हिंदुस्तान में। क्लियर? क्योंकि जीएसटी काउंसिल क्या है बेटा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो जो बोलेंगे उन्होंने अगर एक्सेप्ट किया है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, एंड उन सब ने एक्सेप्ट करके कानून कॉमन बनाया है साहब। इसलिए आप देखेंगे पूरा एक्ट जो राजस्थान एसजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है वो का वो मध्य प्रदेश एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा, वो का वो महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा, इनफैक्ट वो का वो सीजीएसटी एक्ट में भी लिखा होगा। इनफैक्ट सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर, प्रोवाइजो, क्लोज, सब कुछ सेम, एब्सोल्युटली सेम। क्लियर? कॉपी पेस्ट, बस जहां जहां यहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा वहां वहां रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रेफर। समझे आप मेरी बात?
क्लियर? इसलिए एज फार एज हम हमारे सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में केवल सीजीएसटी एक्ट है। पर हां, आपने जैसे ही सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया, आप समझ जाइएगा, आपने वो सारे एसजीएसटी एक्ट भी पढ़ लिए सर। आप वो सारा मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट उन सबके भी एसजीएसटी एक्ट आपने पढ़ लिए। मतलब किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में जाके आप जीएसटी की प्रैक्टिस कर सकते हो, जीएसटी का काम कर सकते हो अगर आपने सीजीएसटी पढ़ लिया तो, क्योंकि आपको सीजीएसटी भी आता है और उस स्टेट का एसजीएसटी भी आता है। इनफैक्ट सारे स्टेट के आपको एसजीएसटी एक्ट भी आता है, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट। क्लियर? समझा मेरी बात बच्चों? माहौल तो जीएसटी काउंसिल एक ऐसा मिडवे बनाया जिसने जोड़ के रखा है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट। वरना सर जिन स्टेट्स में कांग्रेस है, जिन स्टेट में बीजेपी है सर, वो तो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट बोलेंगे और जीएसटी विल नॉट बी अ सक्सेसफुल इवेंट फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर? इसीलिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया जो सबको साथ में लेके। क्लियर? माहौल सर, आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट। क्लियर? डन। तो सर किस तरह से सीजीएसटी एक्ट बना, एसजीएसटी एक्ट बना, ये तो हमने बात की। अब सर एक और बात मैं आपसे करता हूं, पता है आपको? यार मैं बताऊंगा तो पता चलेगा ऑब्वियसली। मेरा पॉइंट आपसे ये है, हिंदुस्तान में कितने स्टेट गवर्नमेंट है पता है आपको? कितने स्टेट है, कितने राज्य है, आपको पता है? कुछ आइडिया है? चल रहा है देश में, चल रहा है, हम भी इसके पार्ट है, भारत माता की जय, दैट्स इट। ऐसा क्या पता है कुछ? जी हाँ, 28 स्टेट्स है। तो सर पता है टोटल एक्ट कितने बने हुए, आपको कुछ आइडिया है? देखो स्क्रीन पर सर, एक बन गया क्या आपका सीजीएसटी एक्ट, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए अप्लाई होगा। क्लियर? सर 28 स्टेट गवर्नमेंट से तो 28 अलग अलग एसजीएसटी एक्ट बने हुए हैं, नो डाउट सब कॉपी पेस्ट है। क्लियर? पर जैसे राजस्थान में राजस्थान एसजीएसटी एक्ट अलग है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट अलग है, सर गुजरात में गुजरात जीएसटी एक्ट अलग है, सर सेम में मध्य प्रदेश में गुजरात एसजीएसटी एक्ट अलग है। तो 28 एसजीएसटी एक्ट। क्लियर? अब सर कुछ यूनियन टेरिटरीज भी तो है इंडिया के अंदर, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनमें वो क्या है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करता है थ्रू प्रेसिडेंट। क्लियर? तो साहब उनके लिए एक ही यूटीजीएसटी एक्ट है जो सारी यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई हो। क्लियर? नो डाउट हर यूनियन टेरिटरी के लिए सेपरेट एक्ट माना जाएगा, पर एक्ट एक ही है, उसको बोलते हैं क्या, यूटीजीएसटी। जैसे लद्दाख में क्या है, लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी एक्ट। क्लियर? तो वहां पे सीजीएसटी एक्ट प्लस यूटीजीएसटी एक्ट लगेगी। जैसे राजस्थान में आप हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। वैसे ही किसी यूनियन टेरिटरी में अगर आप डील कर रहे हो तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगी। 99% अगर रेट ऑफ टैक्स 18% है। ओके डन। पर यूनियन टेरिटरीज में अगर देखा जाए तो 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी ही बेटा, कितनी? 3, जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जिनका खुद का स्टेट गवर्नमेंट है, जिनको एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट का पावर दे रखा है, अपना खुद का उनका सर एक्ट अलग दे रखा है, अलग ही उनकी साहब विधानसभा चलती है, उनका सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर है। 3 स्टेट्स ऐसे है बेटा। क्लियर? कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल नंबर 370 डिलीट हो गया, आपको पता होगा। इसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, सिंस वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में अपना खुद का स्टेट गवर्नमेंट है, वहां का खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में भी एसजीएसटी एक्ट अपने आप में अलग एक्ट है। इसलिए 3 यूनियन टेरिटरीज आउट ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बेटा? दिल्ली, आम आदमी पार्टी आपने सुना होगा, केजरीवाल साहब का नाम। क्लियर? सर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए उन 3 में भी अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग अलग है। बाकी की रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज में एक यूटीजीएसटी एक्ट। क्लियर? तो देखा जाए तो सर 1 नेशन 1 टैक्स की बात करने गए, पर एक्ट कितने बन गए? एक सीजीएसटी। सर देखा जाए तो 30 + 30 31 एसजीएसटी एक्ट अलग अलग स्टेट के अलग अलग, पर एक्ट सेम है, और एक यूटीजीएसटी एक्ट। क्लियर? समझे मेरी बात? कितने हो गए भाई? अरे देख के बताओ, अभी तक 33 हुए। अभी रुको, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट में मैं आपसे बात और करूंगा, उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि भैया अभी 2 और है। टोटल 35 एक्ट्स है जीएसटी के। टोटल कितने? 35 एक्ट्स है टोटल जीएसटी को।
क्लियर? इसका मतलब अगर आपको जीएसटी को समझना है तो सर मत लेना, केवल आपने सीजीएसटी एक्ट समझ लिया ढंग से तो भी आपका काम हो जाएगा। पर हाँ, मेरे को 2 बातें और थे, वो भी मैं कर लेता धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं अपने, पर यहां तक समझ में आया। पर हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो समझ लेना आपने ये 28 प्लस ये 331 एसजीएसटी एक्ट भी पढ़ डाले। क्लियर? यूटीजीएसटी एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि साहब यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी एक्ट लगेगा, पर सारे प्रोविजन, सारे गवर्निंग प्रोविजन जो सीजीएसटी एक्ट में लिखे हैं वो ही यूटीजीएसटी एक्ट में भी अप्लाई होंगे। मतलब आपने अगर सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो यूटीजीएसटी एक्ट भी आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपके सिलेबस में केवल और केवल सीजीएसटी एक्ट रखा है, और वो भी इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं तो सेलेक्टेड प्रोविजंस ही रखे जो ऑपरेशन में आपकी काम है। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल दोस टॉपिक्स आर देयर सिलेबस जो सीजीएसटी एक्ट में है, पर वो भी सारे नहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और टेक्निकल सारे आपके। सर अपील्स वगैरह, झगड़े, डिस्प्यूट जो थे वो मैटर आपके कोर्स ही नहीं डाले, सीए फाइनल लेवल में। ओके, तो सरकार अभी के लिए 31 एसजीएसटी एक्ट, एक यूटीजीएसटी एक्ट और एक सीजीएसटी एक्ट। ओके, अब बात आती है सर क्या, सुनना बच्चों ध्यान से, ध्यान पूरा इधर, माहौल। सर पॉइंट ये आता है कि यार मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में, अरे मानो ना, मैं जैसे ही बोल दूं मान लो, आपको बोलना मान लिया, भले ही आप वीडियो क्लासेस में हो, आप और मैं बात करने, आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है, आप चिंता मत करो, क्योंकि आपके दिल और मेरे दिल जुड़े जब हम। क्लियर सर? ओके, तो मेरा पॉइंट आपसे ये है, मान लो, वेरी गुड, मान लिया सर, मैं हूं महाराष्ट्र में, मुंबई, मैं हूं महाराष्ट्र में, मुंबई में मैं सर क्या बनाता हूं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज मार्कर्स। सर ब्रांड नेम मंगल्स, माहौल, सर मंगल मार्कर्स। आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज मार्कर्स, मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूं सर, मेरी फैक्ट्री है महाराष्ट्र मुंबई में। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के ही बायर को बेचे बेटा। क्लियर? अब सर अगर मैंने महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बेचे तो क्या लगेगा, सिंस इट इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ इंट्रा स्टेट, तो सर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाएगा। अब सर मान लो 2 लाख रुपए टैक्स था बेटा, तो 1 लाख हो गया सीजीएसटी, 1 लाख हो गया एसजीएसटी। मैंने कस्टमर को बिल लिखा होगा, उसको जो इनवॉइस मैंने दिया उसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट लिया, उस इनवॉइस में 1 लाख सीजीएसटी था, 1 लाख एसजीएसटी था। मैंने उनसे इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर से 2 लाख रुपए टैक्स लिया, उसमें से 1 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया, और 1 लाख रुपया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मैंने पे कर दिया। अरे क्लियर है भाई? सर अब आप मुझे बताओ गुड्स क्या है बेटा, मैंने एग्जाम्पल भले गुड्स का दिया है, सेम एग्जाम्पल में भी ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, पर अभी गुड्स की बात करते। मैंने गुड्स भेज दिया महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में, सर 1 लाख सीजीएसटी, 1 लाख एसजीएसटी मैंने कस्टमर से लिया, और मैंने महाराष्ट्र वाले को सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए सीजीएसटी पे कर दिया, और 1 लाख रुपए सर मैंने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, अगला स्टेप ये है कि जिस पर्सन को मैंने गुड्स बेचे थे उसने उन गुड्स को सर मुंबई से पुणे बेच दिया। मैंने मुंबई से मुंबई बेचा था, उसने मुंबई से पुणे, पुणे भी कहाँ आता है बेटा, महाराष्ट्र में आता है। क्लियर? अब सर मुंबई से पुणे अगर बेचा, मतलब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बेचा है, अगेन क्या लगेगा, सिंस अगेन इट इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट सेल हुआ है, तो अगेन सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब सर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ है, सपोज 3 लाख टैक्स था बेटा, 3 लाख रुपए वाज द टैक्स ऑन हिज सेल्स, सर तो 1.5 लाख क्या होगा बेटा, सीजीएसटी, एंड 1.5 लाख एसजीएसटी, मतलब महाराष्ट्र एसजीएसटी। क्या करेगा वो सप्लायर ने उसके कस्टमर से 3 लाख रुपए टैक्स लिया होगा, बिल पे लिखा होगा 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी। अब कलेक्ट तो कर लिया उसने 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी। अब भाई उसने परचेज पर 1 लाख रुपए मुझे जीएसटी पे किया था ना, 1 लाख सीजीएसटी और 1 लाख एसजीएसटी। क्लियर? और आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला, इसलिए सर सिंस उसने परचेज पे 1 लाख रुपए सीजीएसटी और 1 लाख रुपए एसजीएसटी पे किया हुआ है, अब सेल्स पे 1.5 लाख सीजीएसटी और 1.5 लाख एसजीएसटी की लायबिलिटी है, तो क्या होगा भैया,
सर सीजीएसटी का आईटीसी 1 लाख रुपए काम आएगा 1.5 लाख की लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी को पे करने के लिए। क्लियर? एंड सेम विल बी द केस फॉर एसजीएसटी। 1.5 लाख की एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए 1 लाख रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ है, तो 1 लाख का आईटीसी यूज करेंगे, रिमेनिंग 50,000 पे कर देंगे। अब सर 50,000 मिलेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 50,000 मिलेगा किसको? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। और अल्टीमेटली कस्टमर जो था पुणे का, उसने 1.5 लाख सीजीएसटी 1.5 लाख एसजीएसटी पे किया था। 1.5 पहुंच गया कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और 1.5 लाख पहुंच गया कहां? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास। कैसे पहुंचा 1.5 लाख? सर 1 लाख तो मैंने पे किया था फर्स्ट सप्लायर ने, और 50,000 सेकंड सप्लायर ने पे कर दिया। मैं मान लो ए हूं, आप बी, और वो पर्सन सी। क्लियर? तो ए ने बी को बेचा, 1 लाख रुपए टैक्स लिया सीजीएसटी और 1 लाख एसजीएसटी। 1 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, 1 लाख महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। फिर जब मैंने बेचा, सर बी ने बेचा किसको? सी को। तो क्या किया उसने? 1.5 लाख सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया। तो सर 1.5 लाख सीजीएसटी जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने जाएगा तो 1 लाख का उसके पास आईटीसी पड़ा था बेटा। क्लियर? और जो आपने सैन वेट क्रेडिट पढ़ा वो है सीजीएसटी, जो आपने वेट क्रेडिट पढ़ा है वो है क्या? एसजीएसटी। क्लियर? तो 1 लाख का सीजीएसटी क्रेडिट है, 1 लाख का एसजीएसटी क्रेडिट है, और रेस्पेक्टिव सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को काम आ जाएगा। और रिमेनिंग 50,000 सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी को पे करने में यूज कर लेंगे। क्लियर? रिमेनिंग अमाउंट पे कर देंगे बेटा। क्लियर? तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 50,000 और पे कर दिया बी ने, 50,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को और पे कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को मिस्टर बी ने। क्लियर? तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा है बेटा? 1.5 लाख। महाराष्ट्र एसजीएसटी के अकाउंट में पैसा कितना बेटा? 1.5 लाख। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, दिल थाम के सुनने का। मान लो उस पुणे के सप्लायर ने, जो बायर था मिस्टर सी, उसने गुड्स बेच दिया मिस्टर डी ऑफ गुजरात। पुणे से गुड्स पहुंच गई कहां? गुजरात। नाउ माय पॉइंट इज दैट सर सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र से गुड्स बेचा कहां पे? गुजरात को। तो माय क्वेश्चन इज दैट अब ये रेवेन्यू किसको मिले? सर क्वेश्चन ये आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि आपको पता है सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पर अब यहाँ पे गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात जा रही है, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा कि साहब वो 50% रेवेन्यू किसको देंगे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देंगे या गुजरात गवर्नमेंट को देंगे? अरे झगड़ा हो जाएगा ना बच्चों। इसलिए झगड़े को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया यहाँ ना तो सीजीएसटी लगाया जाएगा, ना महाराष्ट्र एसजीएसटी, ना गुजरात एसजीएसटी। यहाँ पे एक टैक्स लगाएंगे इंटर स्टेट सप्लाई पर, मतलब बिटवीन टू स्टेट अगर कोई गुड सेल हो रहा है या कोई सर्विस सेल हो रही है महाराष्ट्र से गुजरात या गुजरात से राजस्थान या XYZ स्टेट, तो सर ऐसे केस में आईजीएसटी लगाया जाए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी आईजीएसटी। जैसे 9% सीजीएसटी है तो 9% एसजीएसटी होगा, तो 18%। 9 + 9 कितना होता है बच्चों? ऑब्वियसली 18। तो 18% विल बी द रेट ऑफ आईजीएसटी। और सर जो आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट, उस पर क्या लग जाएगा मालिक? आईजीएसटी। क्लियर? अब वो रेवेन्यू ना तो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना होगा स्टेट गवर्नमेंट का। अब सिस्टम कैसे चलेगा आप समझिएगा मेरी बात को। सर इंटर स्टेट सेल पे लगा दिया आईजीएसटी। अब मेरी स्टोरी को मैं कंटिन्यू करता हूं। उस गुजरात के मिस्टर सी ने, आप आराम से सुनिएगा मस्त होके, देखो आप और मैं बात कर रहे हैं, बस पंचायती कर रहे हैं, समझ लो। पढ़ाई कर रहे हो, इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ने का। क्लियर? आप और मैं बात कर रहे हैं मस्त होके, नॉलेज शेयर कर, नथिंग एल्स। क्लियर? आप मेरी बात को सुनो मस्त होके। क्लियर? मैं अपने टॉपिक के एंड तक पहुंच जाऊंगा, और कैसे पहुंचना है एंड तक और कैसे फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट रखना है ये मेरा काम है। सर आप मस्त होके स्टोरी सुनिए, शायद मजा भी आ रहा होगा सर आप। ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है, पॉइंट, हाँ पॉइंट, एल्कोहल फॉर ह्यूमन दारू। अबे वो पॉइंट नहीं, पॉइंट। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर गुजरात के मिस्टर सी ने, सॉरी महाराष्ट्र के पुणे के मिस्टर सी ने गुड्स बेच दिया किसको? गुजरात के मिस्टर डी को। दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई, एंड वंस इट इज इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा। नाउ से सपोज 4 लाख वाज द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। अब सर अगर 4 लाख आईजीएसटी था, कितना था बच्चों? 4 लाख रुपया। इफ
4 लाख इज द आईजीएसटी लायबिलिटी ऑन हिज सेल्स। अब परचेज पे मिस्टर सी ने 1.5 लाख सीजीएसटी पे किया हुआ है, 1.5 लाख एसजीएसटी पे किया हुआ है। अच्छा, पहला पॉइंट तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या इसका क्रेडिट आपस में काम आ सकता है क्या? कभी नहीं। क्यों? सीजीएसटी आपने पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा, और एसजीएसटी पे किया आपने स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट ही देगा। मतलब सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम नहीं आएगा। सेम वे एसजीएसटी का आईटीसी कभी भी सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम नहीं आएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सर परचेज पे किया सीजीएसटी और एसजीएसटी 1.5 लाख 1.5 लाख ईच, और सेल्स पे लग गया आईजीएसटी 4 लाख की लायबिलिटी है भैया। अब सेल पे लायबिलिटी है 4 लाख की, परचेज पे 1.5 सीजीएसटी 1.5 एसजीएसटी क्या पे किया हुआ है, क्या उसका आईटीसी आईजीएसटी को पे करने में काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्योंकि सेल्स पे लायबिलिटी है आईजीएसटी की, परचेज पे किया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। कैन दैट आईटीसी बी यूज्ड पे द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी? क्या आईजीएसटी को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी को आप यूज कर सकते हो क्या? बिल्कुल हाँ, आप यूज कर सकते हो सर। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कॉमन टैक्स है एक तरह से। यार अभी क्या हो रहा है, अब 4 लाख का लायबिलिटी आईजीएसटी का है, ये सरकार को पे करना है। सरकार ने भी अलग अलग अकाउंट खोले हुए हैं, सीजीएसटी का अलग अकाउंट है, आईजीएसटी का अलग अकाउंट है, और हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एसजीएसटी का अलग अलग अकाउंट है जिसमें पैसे आते हैं भैया। क्लियर? नाउ आवर पॉइंट इज दैट 1.5 लाख सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेगा आईजीएसटी की लायबिलिटी ऑफ 4 लाख को पे करने के लिए। तो 1.5 लाख हमने यूज कर लिया सीजीएसटी का, 1.5 लाख हमने यूज कर लिया एसजीएसटी का। क्लियर? और नेट लायबिलिटी हमको पे करनी पड़ेगी। अब सर 4 लाख का लायबिलिटी था आईजीएसटी का, 1.5 लाख सीजीएसटी यूज किया, 1.5 लाख एसजीएसटी यूज किया, मतलब 3 लाख का क्रेडिट काम आ गया, बचा हुआ 1 लाख आपने और पे कर दिया अपने बैंक। तो सर ऐसे सी का, मिस्टर सी जो पुणे का था, उसने गुजरात गुड्स बेची मिस्टर डी को, उसने अपना लायबिलिटी ऐसे पे कर दी। अब सर ध्यान से सुनेगा, तो अब सर रेवेन्यू किसको मिलेगा? ये आईजीएसटी जो अकाउंट है ना भैया, ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना स्टेट गवर्नमेंट का है, ये कॉमन फंड है जो इंटर स्टेट सप्लाई में काम आता है। अब इसका यूज कैसे होगा धीरे धीरे समझ में आएगा, भी रुकिए आप। अब सर ये फंड आईजीएसटी अकाउंट जो है ये फंड मैनेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, नो डाउट, पर रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है बेटा। कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का लेगा, पर रेवेन्यू सर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। अब ये कैसे इसका अकाउंट ऑपरेट होता है सुनिएगा ध्यान से। तो अब सिंस आपने आईजीएसटी को पे करने के लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए 1.5 लाख का सर सीजीएसटी आईटीसी यूज किया बेटा, तो आईजीएसटी अकाउंट क्या बोलेगा पता है? तो भैया सीजीएसटी 1.5 लाख आपका आईटीसी यूज आया हमारे आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए, और वो आईटीसी आपके फंड से ट्रांसफर होके हमारे फंड डालिए, क्योंकि लायबिलिटी आईजीएसटी की थी, आईजीएसटी पैसा आना था, और एसएससी ने बोला मैंने ऑलरेडी सीजीएसटी को 1.5 पे किया है, तो हमने वहां से एडजस्ट किया ना। अब 1.5 लाख जल्दी से सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी अकाउंट से निकाल के कहां ट्रांसफर कर देंगे? आईजीएसटी अकाउंट में। सेम वे सर आईजीएसटी अकाउंट बनेगा ओ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी क्या हुआ भैया? सर आईजीएसटी अकाउंट बोलेगा कि सर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए 1.5 लाख एसजीएसटी, महाराष्ट्र एसजीएसटी का आईटीसी काम आया है। सर एसएससी वाज सपोज टू पे आईजीएसटी टू अस ऑफ ₹4 लाख, उसमें से उसने 1.5 लाख कम पे किया, और उसने बोला कि मैं 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं और उसका आईटीसी में यूज कर रहा हूं। साहब रिमेनिंग मैं आपको दे रहा हूं, ये 1.5 लाख आप महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से ले लेना। और सर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को आईजीएसटी बोलेगा आने दे, एंड सर वो फंड्स महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से निकल के कहां जाएंगे? आईजीएसटी अकाउंट में आ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ फंड्स कहां पे आ गए? आईजीएसटी अकाउंट में। कितने आ गए? 4 लाख आ गए। 4 लाख कैसे आए बेटा?
1.5 लाख CGST का फंड खत्म होके इधर आ गया। 1.5 लाख CGST से IGST में आ गए। 1.5 लाख महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास आया था ना, वो पूरा का पूरा वापस से इधर आ गया। क्यों? क्योंकि एसएससी ने गुड्स इंटर स्टेट बेच दिए, महाराष्ट्र से गुड्स निकल के गुजरात गया है। क्लियर? अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट जो था 1.5 लाख, जो एसएससी परचेज पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे कर चुका था, वहां से निकल के IGST अकाउंट में चला गया। क्लियर? अब सर 1.5 लाख आया CGST से, 1.5 लाख आया SGST से, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से, और रिमेनिंग 1 लाख एसएससी ने बैंक से पे किया था बेटा। तो अल्टीमेटली IGST अकाउंट में 4 लाख रुपए आ गए। अल्टीमेटली 4 लाख रुपए कहां गए बच्चों? IGST अकाउंट में। अब वो 4 लाख रुपए IGST अकाउंट में पड़े। गुड्स कहां पड़े बेटा? गुजरात में। सर अब गुजरात के मिस्टर डी ने, मेरी कहानी चल रही है बेटा, अभी CGST अकाउंट में पैसा कितना बेटा? 0। SGST में कितना है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास? लड्डू। सर 0। एंड 4 लाख का 4 लाख पूरा का पूरा रेवेन्यू कहां है बेटा? IGST अकाउंट में। समझ में आया आपको ये अब तक? सर जो भी आपने टैक्स पे किया था CGST और SGST को, पहले 1 लाख पे किया, फिर 50,000 और गया, सब पूरा 1.5 लाख रुपया काम आ गया। किसके लिए? IGST के लिए। तो पूरा पूरा फंड IGST अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और CGST के पास भी लड्डू है, SGST के पास भी लड्डू है। बोलो तारा। क्लियर? और फंड्स का है बेटा IGST अकाउंट में। कितना? 4 लाख रुपया। अभी गुड्स का है बेटा? गुजरात में, मिस्टर डी। अब मिस्टर डी गुड्स क्या किया? राजस्थान के मिस्टर आर को बेच दिया। कहां से बेचा? ओब्वियसली गुजरात से। अब गुजरात से गुड्स जा रहा है कहां? राजस्थान। अगेन बताइए मुझे, इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है? सर दिस इज अगेन इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन 2 स्टेट्स। 2 राज्यों के बीच में सेल हो रहा है। महाराष्ट्र सॉरी गुजरात से राजस्थान गुड्स जा रहा है, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे होता ना, आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 2 नेशन के बीच में, स्टेट के बीच में होता तो इंटर स्टेट मैच चल रहा है, ऐसे ही इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है सर बिटवीन 2 स्टेट्स। सरकार अब गुड्स कहां से कहां पहुंच गया? गुजरात से राजस्थान पहुंच गया। अगेन इंटर स्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा? IGST लगेगा। सपोज 5 लाख was the tax on sales, IGST was the tax। अब सर सेल पे है IGST की लायबिलिटी। मिस्टर डी ने मिस्टर आर ऑफ राजस्थान से 5 लाख रुपया IGST कलेक्ट किया होगा, और परचेज पे उसने 4 लाख रुपया IGST ऑलरेडी पे किया था मिस्टर डी को। यार अब मिस्टर डी ऑफ मिस्टर सी को पे किया था उसने मिस्टर डी ने, तो मिस्टर डी के पास 4 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, जो परचेज पे उसने IGST पे किया। अब सेल्स पर 5 लाख का IGST का लायबिलिटी है, परचेज पे 4 लाख का IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। ये 4 लाख यूज करेगा किसके लिए? 5 लाख की लायबिलिटी को पे करने के लिए, और रिमेनिंग 1 लाख वो पे कर देगा अपने बैंक अकाउंट से IGST अकाउंट में। अब आप मुझे बताओ सर IGST का क्रेडिट IGST में काम है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, और 1 लाख रुपया उसने IGST के बैंक अकाउंट में और जमा करा दिया मिस्टर डी ने। अब गुड्स कहां है? राजस्थान के मिस्टर आर के पास। टैक्स कहां है? 5 लाख का टैक्स IGST अकाउंट में पड़ा। क्लियर? अब राजस्थान के मिस्टर आर ने ये गुड्स को आगे और बेच दिया राजस्थान के मिस्टर जे को। आपने सुना होगा राजस्थान का कोड क्या? RJ। तो आर और जे, ठीक है, पकाया है मैंने। ओके मेरा पॉइंट आपसे ये है कि राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेच दिया। सर अब गुड्स राजस्थान से राजस्थान में ही सेल हुआ है, तो ये होता है इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा, INTRA, इंट्रा स्टेट सप्लाई। विद इन द स्टेट सप्लाई अगर होता है तो उस पर CGST और SGST टैक्स लगता है। सपोज 6 लाख वॉज द लायबिलिटी ऑफ एंटायर GST, मतलब 3 लाख हो गया CGST, 3 लाख हो गया SGST। अब सर परचेज पे क्या पे किया हुआ है? 5 लाख रुपया IGST। मिस्टर आर ने परचेज पर 5 लाख रुपया IGST पे किया।
ये फंड्स आईजीएसटी अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब उसने सेल जो किया है उस पे 3 लाख रुपया सीजीएसटी का लायबिलिटी है, 3 लाख रुपया एसजीएसटी का लायबिलिटी है। अब सर उसने सेल्स किया, आर ने मिस्टर जे को, और आर ने जे को जो बिल लिखा होगा उस पे बिल पे 3 लाख रुपया सीजीएसटी, 3 लाख रुपया एसजीएसटी लिखा हुआ है। जे से आर ने 3-3 लाख रुपया सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स ले, अब तो करना पड़ेगा ना सरकार को। अरे हाँ है ना सर। अब जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो कौन सी गवर्नमेंट को पे करेगा आप बताओ, सोचो। 3 लाख रुपए किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और रिमेनिंग 3 लाख किसको पे करेगा? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि आरजीएसटी लगाया होगा राजस्थान से राजस्थान में बेटा। अब सर परचेज पे क्या हुआ आईजीएसटी, सेल पे लायबिलिटी 3 लाख सीजीएसटी, 3 लाख एसजीएसटी। अब आप मुझे बताओ, अगर आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए अगर अलाउ नहीं करे तो 5 लाख तो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया परचेजर ने, और सेल करने पे 6 लाख का टैक्स और पे कर दे। लूट लो भैया। इसलिए जीएसटी लाए क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट ने बोला अरे कोई चिंता की बात नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन को हम स्मूथ करने के लिए ही तो जीएसटी लेके आए हैं, तो हम कैसे मना करेंगे आपको आईजीएसटी का आईटीसी के लिए? हम आपको कभी मना नहीं करेंगे, और यूज कर सकते हो आईजीएसटी के आईटीसी को सीजीएसटी के लिए भी और एसजीएसटी के लिए। मान लो अब आईजीएसटी का आईटीसी 5 लाख, 3 लाख है सीजीएसटी की लायबिलिटी, 3 लाख है एसजीएसटी की लायबिलिटी। आप आईजीएसटी का आईटीसी को सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं साहब। मान लो 2.5 लाख सीजीएसटी, 2.5 लाख एसजीएसटी के लिए आपने यूज कर लिया आईजीएसटी के आईटीसी को। सर 5 लाख का आईटीसी था बेटा, 5 लाख का आईटीसी था आईजीएसटी का। सेल पे लायबिलिटी है 3 लाख सीजीएसटी, 3 लाख एसजीएसटी। क्या करेंगे आप? जो आपके पास 5 लाख का क्रेडिट पड़ा है आईजीएसटी का, 2.5 लाख रुपए यूज कर लिया किसके लिए? सीजीएसटी के लिए। 2.5 लाख यूज कर लिया किसके लिए? एसजीएसटी के लिए। अब सर आईजीएसटी आईटीसी हो गया 0। अब सर नेट लायबिलिटी कितनी बची? 3 लाख की सीजीएसटी के लिए, 2.5 लाख आपने सीजीएसटी आईजीएसटी का आईटीसी यूज किया है, तो रिमेनिंग 50,000 आप और पे कर देंगे सर टैक्स सीजीएसटी का। सेम इज द केस विद एसजीएसटी। राजस्थान एसजीएसटी को 3 लाख का लायबिलिटी देना है, आपको पे करना है, तो 2.5 लाख आपने आईटीसी यूज किया किसका? आईजीएसटी का। क्लियर? रिमेनिंग 50,000, रिमेनिंग 50,000 आप पे कर देंगे राजस्थान स्टेट। क्लियर? ओके। अब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 50,000 यहां से चले गए, 50,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए। अब सर वो 5 लाख का जो आईटीसी था आईजीएसटी का आपने यूज किया सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए, उतना फंड्स आईजीएसटी के अकाउंट से निकाल के रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर देंगे। सर क्या होगा बेटा? आईजीएसटी का आईटीसी 5 लाख था, उसमें से 2.5 लाख आईटीसी किसमें काम आया बेटा? सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो सर सिंस सीजीएसटी आपको पे करना था और आपने 2.5 लाख रुपया आईजीएसटी की आईटीसी को यूज किया, तो सर एसएससी क्या बोलता है? 3 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना था, उसमें से 2.5 लाख में आईजीएसटी में ऑलरेडी पे कर चुका था, रिमेनिंग 50 और पे कर दिया, तो 2.5 लाख रुपए इस अकाउंट से, कौन सा अकाउंट से? आईजीएसटी अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे। कहां? सीजीएसटी अकाउंट। सेम वे सर एसएससी को राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को पे करना था कितना? 3 लाख रुपए, उसमें उसने क्या बोला? 2.5 लाख रुपए में ऑलरेडी आईजीएसटी वालों को पे कर चुका हूं, 2.5 लाख उनसे ले लेना, रिमेनिंग 50,000 और ले लो। क्यों? आपने 2.5 लाख का आईजीएसटी का आईटीसी यूज किया ना बेटा, तो 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख आप आईजीएसटी अकाउंट से निकाल के कहां डाल देंगे? एसजीएसटी अकाउंट में डाल देंगे, राजस्थान एसजीएसटी में डाल देंगे। रिमेनिंग 50,000 एसएससी ने ऑलरेडी पे कर दिया राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को। तो सर अब आप मुझे बताओ, फंड्स ट्रांसफर हो गए कहां पे? आईजीएसटी अकाउंट से 2.5 लाख सीजीएसटी अकाउंट में, 2.5 लाख एसजीएसटी अकाउंट में, और 50,000 सीजीएसटी ऑलरेडी एसएससी ने पे किया बैंक से, 50,000 एसजीएसटी मतलब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को और पे कर दिया अपने बैंक अकाउंट एसएससी ने। तो अल्टीमेटली फंड्स कहां पड़े? कितने पड़े? आईजीएसटी अकाउंट में 5 लाख थे, खत्म हो गया, 0 हो गया। सर अब सीजीएसटी अकाउंट में फंड्स कितने? 3 लाख रुपए, 2.5 लाख आईजीएसटी से आए, 50,000 एसएससी ने जमा कराए, 3 लाख रुपए यहां गए। सर एसजीएसटी में कितने फंड से? 2.5 लाख यहां से आए थे और 50,000 और पे कर दिया किसने? एसएससी ने। सर अल्टीमेटली 3 लाख का फंड, 3 लाख रुपीज आर देयर इन दी राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट। नाउ यू टेल मी हाउ मच फंड्स आर देयर in CGST account? 3 lakhs are there. In SGST account, which SGST? Rajasthan SGST, 3 lakhs are there.
सर इन आईजीएसटी जीरो। हियर गुड्स कहाँ है बेटा? सर राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेचा था हियर। और सर अब अल्टीमेटली रेवेन्यू कहाँ है बेटा? 3 लाख रुपया सीजीएसटी के अकाउंट में, 3 लाख रुपया राजस्थान एसजीएसटी में, और गुड्स कहाँ है? मिस्टर जे के पास। नाउ सपोज मिस्टर जे इज द एंड। मिस्टर जे ने जो गुड्स खरीदी मिस्टर आर से, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए परचेज करी, वो आगे सप्लाई नहीं कर रहा है, वो कोई मैन्युफैक्चरर या आगे सप्लायर नहीं है। नाउ माय पॉइंट इज दैट वो तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा नहीं बेटा, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर है। तो अल्टीमेटली उसने टैक्स पे कर दिया परचेज पर। जे ने आर से गुड्स परचेज किया, 3 लाख रुपया सीजीएसटी पे कर दिया, 3 लाख रुपया राजस्थान एसजीएसटी पे कर दिया। वो अब एंड कंज्यूमर है, क्लियर, आगे सप्लाई नहीं कर रहा है। वो परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका कोई आईटीसी की बात नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सेल पे टैक्स लगेगा तो परचेज का क्रेडिट मिलेगा ना बेटा। अब एंड कंज्यूमर को सेल तो कर नहीं रहा बेटा, वो तो केवल परचेज करके कंज्यूम कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को, क्लियर। तो सर यहां पे चेन खत्म हो गई। अब आप मुझे बताओ कहानी खत्म हुई, स्टोरी खत्म हुई, अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिल गए? अल्टीमेटली फंड्स कहां है? अब फंड्स का मूवमेंट खत्म हो गया क्योंकि आईटीसी चेन खत्म हो गई, गुड्स एंड कंज्यूमर तक पहुंच गया, टैक्स की चेन खत्म हो गई। आप मुझे बताइए अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिल गया? एक 50% टोटल टैक्स मिला, अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा, टोटल टैक्स था 6 लाख रुपया। इस 6 लाख में से 3 लाख रुपए टैक्स किसको मिला बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 50% इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लो साहब खत्म। रिमेनिंग 50% किसको मिला? आप मुझे बताओ। राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट में फंड गए थे लास्ट टाइम बेटा, 3 लाख रुपए वहां पड़े, उसके बाद उस फंड का कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब वो 3 लाख रुपए रह जाएंगे किसके अकाउंट में? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में। मतलब वो रेवेन्यू किसका हो गया? राजस्थान गवर्नमेंट का हो गया 3। देख भाई 6 में से 3 गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर रिमेनिंग 50% कौन से स्टेट का हुआ? स्टेट गवर्नमेंट का है, पर कौन से स्टेट गवर्नमेंट का हुआ? राजस्थान एसजीएसटी का हुआ। सर गुड्स बनाया है किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र से कहा गया गुजरात, गुजरात से कहा आया राजस्थान। कंज्यूम का हुआ राजस्थान, मैन्युफैक्चर का हुआ महाराष्ट्र। बनाया है किसने? महाराष्ट्र ने। घूम के आया है कहां पर? गुजरात। गुजरात से घूम के कहा आया? राजस्थान। अल्टीमेटली कंज्यूम का हुआ राजस्थान। अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनी क्या था गुड्स का? राजस्थान, क्योंकि वही कंज्यूम हुआ। सर रेवेन्यू किसको मिला? ना महाराष्ट्र को ना गुजरात को, रेवेन्यू मिला राजस्थान को। अरे मैं कोई नारेबाजी नहीं कर रहा हूं सर अल्टीमेटली आप मुझे बताओ, सर फंड्स कहां से मूव होके आए? महाराष्ट्र से। सर आईजीएसटी अकाउंट में गए, आईजीएसटी से वापस आईजीएसटी में गए, और आईजीएसटी से वापस राजस्थान एसजीएसटी में आ गए। मतलब अल्टीमेटली जिस स्टेट ने गुड्स को कंज्यूम किया है, जिस स्टेट में उन गुड्स का कंजम्पशन हुआ है, उन सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है, जो उस स्टेट में जो एंड कंज्यूमर था, उसने जो गुड्स या सर्विस परचेस करी है, अल्टीमेटली उस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है। क्योंकि आप देख लीजिए, न रेवेन्यू मिला महाराष्ट्र को, न मिला गुजरात को, रेवेन्यू मिल गया राजस्थान को। यार इसलिए जीएसटी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अल्टीमेटली उन गुड्स का डेस्टिनी क्या था बेटा? राजस्थान। अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुए राजस्थान, रेवेन्यू भी किसको मिला? राजस्थान को। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मेरा पॉइंट आगे और है, शायद मेरी बात आपको पूरी समझ में आ गई। और सेंस सर इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए आईजीएसटी लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक एसजीएसटी एक्ट का क्रेडिट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता, इसलिए इन्होंने रूट कराया टैक्स को आईजीएसटी के थ्रू। सर जैसे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बिका गुड्स तो सीजीएसटी और महाराष्ट्र का एसजीएसटी लगा। जब जैसे ही गुजरात गया गुड्स महाराष्ट्र से, तो इन्होंने क्या लगा दिया? आईजीएसटी। और आईजीएसटी एक ऐसा टैक्स लगाया जिसमें सीजीएसटी का आईटीसी भी काम आ सकता है और आईजीएसटी का आईटीसी भी काम आ सकता है। और जितना जितना आईटीसी अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी का काम लिया होगा, उतना उतना फंड्स उन रेस्पेक्टिव अकाउंट से आईजीएसटी अकाउंट में आ जाएंगे। और आईजीएसटी का आईटीसी जब अल्टीमेटली इंटर स्टेट सप्लाई किसी स्टेट में पहुंचेगा, राजस्थान में पहुंचेगा, और राजस्थान से वो राजस्थान में ही बिका, फिर जैसे ही वो राजस्थान से राजस्थान में बिकेगा गुड्स, सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब जैसे ही सीजीएसटी और एसजीएसटी सेल्स पे लगाए, परचेज पे आईजीएसटी पे किया, तो वो आईटीसी परचेज पे जो आपने आईजीएसटी पे किया, तो आईजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए भी काम आएगा, और आईजीएसटी का आईटीसी
एसजीएसटी की आईटीसी लायबिलिटी के लिए भी काम आएगा। इसलिए सर अगेन उस आईजीएसटी के फंड से पैसा निकाल के सीजीएसटी में भी डाल देंगे और एसजीएसटी में भी डाल देंगे और अल्टीमेटली जहां पे गुड्स कंज्यूम हुआ है उस स्टेट गवर्नमेंट तक फंड्स मूवमेंट होके पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली रेवेन्यू मिल जाएगा इसको, जो स्टेट उन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। हियर सो अल्टीमेटली डेस्टिनी क्या था गुड्स का, कंज्यूम का हुआ गुड्स राजस्थान को, राजस्थान में, इसलिए इसको बोलते हैं। और रेवेन्यू किसको मिल गया, राजस्थान को, इसलिए इस टैक्स को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। आई होप माहौल समझ में, जबरदस्त, शानदार, क्लियर। इसलिए एक और एक्ट बनाना पड़ा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि आईजीएसटी टैक्स अगर चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने का पावर होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। इसलिए एक और एक्ट बनाया, आईजीएसटी एक्ट टू गवर्न द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आपको मिले, मैं बोला ना 2 एक्ट और बनाया, उसमें से एक एक्ट की तरफ आ गया हूं, क्लियर। देखिएगा बच्चों ध्यान से, 34 एक्ट हो गए, क्लियर। अभी एक और आएगा, सस्पेंस अभी बरकरार है मेरे भाइयों, क्लियर। आगे कहानी कंटिन्यू। सर नाउ माय पॉइंट इज दैट आईजीएसटी एक्ट बन गया, क्या बन गया बेटा, आईजीएसटी एक्ट टू गवर्न द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, समझने की कोशिश करना, अल्टीमेटली रेवेन्यू कौन से स्टेट गवर्नमेंट को मिला बेटा, एक 50% सेंटर को मिला, उसकी बात ही मत कर, रिमेनिंग 50 कौन से स्टेट गवर्नमेंट को मिला है, महाराष्ट्र को, गुजरात को या राजस्थान को, राजस्थान को। मतलब जीएसटी आने के बाद जो कंज्यूमर बेस वाले स्टेट होंगे, जहां पे कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, एंड कंज्यूमर ज्यादा है, जिस स्टेट गवर्नमेंट में एयर जहां पे गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन ज्यादा होता है, उन स्टेट्स को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा बेटा, क्लियर। और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स है, जहां पे लोग मेहनती है, बहुत मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, बहुत फैक्ट्रीज रन करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है साहब, उसको तो मिलेगा डंडा, कुछ भी नहीं मिलना, लड्डू बेटा सर, और उसको डंडा पड़ गया सर, रेवेन्यू खत्म उसकी। तो सर जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग बेस अच्छा था और उनकी गुड्स बन के दूसरे स्टेट में जाती थी, उनकी रेवेन्यू तो हो गई कम, और जिन स्टेट में परचेज ज्यादा था, परचेज बहुत ज्यादा होता था और वहां पे कंज्यूमर ज्यादा है सारे, सर उनको रेवेन्यू मिल ज्यादा बेटा। पर जीएसटी आने से पहले जब वेट लो हुआ करते थे, तो वेट जब लगता था तो विद इन द स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट सेल अगर आपने किया तो वेट चार्ज होता था, और अगर इंटर स्टेट सेल किया तो सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम का टैक्स चार्ज होता था ऑन इंटर स्टेट सेल। ये जीएसटी आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। और जैसे महाराष्ट्र से गुड्स गया गुजरात तो लगेगा सीएसटी, गुजरात से गुड्स गया कहां, राजस्थान, तो लगेगा सीएसटी, और सीएसटी का क्रेडिट बायर को नहीं मिलता। जैसा अभी क्या हो रहा है, परचेज पे आपने अगर आईजीएसटी पे किया, इंटर स्टेट परचेज पे अगर आपने आईजीएसटी पे किया तो आईजीएसटी का आईटीसी पूरा मिलता है, भले सीजीएसटी को पे करना हो या एसजीएसटी को पे करना हो या आईजीएसटी को पे करना हो, परचेज पे जो आपने आईजीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिलता है। पर इन दी प्री जीएसटी रिजीम, जीएसटी रिजीम आने से पहले, बिफोर जीएसटी, जब वेट और सीएसटी हुआ करते थे, तो अगर आपने परचेज किया है इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट से परचेज करके अपने स्टेट में लेके आए, तो परचेज पे आपने पे किया होगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और उसका कोई क्रेडिट बायर को, परचेजर को नहीं मिलता था। मतलब गुड्स अगर बनी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बनके कहां पहुंची है, गुजरात, तो परचेज पे किया होगा सीएसटी, और सिंस बायर को सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पहले मिली होगी वेट की बेटा, और फिर सीएसटी की, पर उसका क्रेडिट सिंस बायर को गुजरात में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब रेवेन्यू पूरा का पूरा रह गया कहां पर, महाराष्ट्र में ही। सर इंटर स्टेट परचेज पर जो सीएसटी लगता था उसका क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था, इसलिए रेवेन्यू, जो टैक्स की रेवेन्यू थी, वो उसी स्टेट गवर्नमेंट में रह जाती थी जिस स्टेट में वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है। इसलिए जब जीएसटी नहीं था तब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स जो थे, जिन राज्यों में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग था, उनको वेट की रेवेन्यूज बहुत ज्यादा थी, और जिन राज्यों में कंज्यूमर बेस्ड स्टेट थे, जहां पे कंज्यूमर ज्यादा थे, मैन्युफैक्चरिंग कम थी, उनको वेट की रेवेन्यू कम आती थी, क्योंकि दूसरे स्टेट की कोई भी रेवेन्यू इनके स्टेट में ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि बीच में सीएसटी लगता था, उसका क्रेडिट बायर को नहीं मिलेगा। पर जीएसटी जब से आया तो वो आईटीसी मिलने लग गया बेटा बायर को, तो रेवेन्यू दूसरे स्टेट से फ्लो होके कंज्यूमर बेस्ड स्टेट में आने लगी। मतलब
जीएसटी आने से पहले, मतलब जीएसटी आने से पहले सारा रेवेन्यू मिलता था किसको? उस स्टेट को जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता था। यार जो गुड्स का, जहां से गुड्स का ओरिजिन होता था बेटा। किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता, किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता, और वक्त बदल गया और जीएसटी आ गया। और जैसे ही जीएसटी आया, कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स को मजा आ गया, रातों रात किस्मत बदल गई। और कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स को सर जीएसटी में रेवेन्यू का फायदा होने लग गया, और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स को जीएसटी आते ही रेवेन्यू का लॉस होने लग गया, क्योंकि पहले वेट की रेवेन्यू उन्हीं के पास रह जाती थी, दूसरे स्टेट को नहीं जाती थी। अब जीएसटी आने के बाद आईजीएसटी का क्रेडिट भी आगे बाहर को मिलता है, तो उनका रेवेन्यू वहां से निकल के दूसरे स्टेट में जाएगा। लग गए? तो आप मुझे बताओ, जब तक कि सारी स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं हो जाएगी जीएसटी के लिए, तब तक जीएसटी हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे, उन्होंने बोल दिया हमको तो जीएसटी नहीं, वी डू नॉट एक्सेप्ट जीएसटी, वी वांट वेट ओनली, व्हाई शुड आई सेक्रीफाइस फॉर आवर रेवेन्यू? जो मेरी रेवेन्यू हो रही है उसमें आप हमारी बैंड में जा रहे हो, नहीं, तो जीएसटी नहीं चाहिए। और आपको पता है, जब तक कि सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान जाए, तब तक हिंदुस्तान में मोदी जी चाहे तो कुछ ना कर पाएंगे, जीएसटी हिंदुस्तान में नहीं आ पाएगा। इसलिए अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी गलत नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे भैया हमने इतनी मेहनत करके हम हमारे वेट के रेवेन्यू को यहां तक लेके आए, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सर पुलिस वालों को सैलरी कहां से जाती है? उस रेवेन्यू से जाती है साहब। अब हम क्या करेंगे? जीएसटी आ गया, अब हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी, लग गए हमारे तो ढेर। इसलिए साहब एक और बीच का रास्ता निकाला और बोला चिंता ना करें, मोदी है तो मुमकिन है। बट हाउ? सर बोला चिंता मत करो। उन स्टेट गवर्नमेंट को यह वादा किया गया कि चिंता मत करो, आपका जो वेट का रेवेन्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद। जो आपकी जीएसटी की रेवेन्यू होगी, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की एसजीएसटी रेवेन्यू होगी, उससे हम कंपेयर करेंगे। और अगर आपकी वेट की रेवेन्यू से आपकी जीएसटी की रेवेन्यू कम हो जाती है, तो जितना कम हुआ है उतना हम आपको कंपनसेट करेंगे, उतने पैसे हम आपको देंगे। पर कौन देगा? कौन देगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट? तो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स? तो जनता। अब जनता कैसे देगी साहब टैक्स? एक और डंडा लगाया जनता पे कि सर अगर जीएसटी आने से उन स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉस होता है तो हम एक और टैक्स लगाएंगे, तो हम उनको कंपनसेट करेंगे। और कंपनसेट कहां से करेंगे? एक अलग से फंड कलेक्ट किया, अलग से टैक्स और लगा दिया। अरे आप पीते हो ना सिगरेट्स, टोबैको खाते हो, टोबैको, हाँ पान मसाला गुटखा टोबैको। सर लंबी लंबी कार परचेज करते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, टोबैको बेस्ड गुड्स खाते हैं, उन सब पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। उसका नाम लगा दिया क्या? जीएसटी, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। और सर जीएसटी कंपनसेशन सेस नाम से एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया कुछ नोटिफाइड गुड्स पर। क्लियर? जो है सर मोटर व्हीकल्स, क्लियर सर, पान मसाला गुटखा टोबैको बेस्ड गुड्स एंड सुट्टा सिगरेट्स, क्लियर, इन पे एक्स्ट्रा टैक्स है। तो सर जो भी देश के लोग तंबाकू खा रहे हैं बेटा, सिगरेट पी रहे, वो देश के कल्याण कर रहे हैं, वो उन स्टेट गवर्नमेंट की जिंदगी बचा रहे हैं जो जीएसटी में आने से डर रहे थे, और उनको कंपनसेट किया है। अरे अपनी जान दांव पे लगा के वो तंबाकू खा रहे हैं उन स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए जिनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है जीएसटी में। इसलिए सैल्यूट है उन लोगों को जो टोबैको खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, पियो दबा के, कोई दिक्कत नहीं, माहौल। समझा मेरी बात? सो वन मोर एक्ट वॉज फ्रेम्ड। देखिए स्क्रीन पर, नाम क्या रखा? जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। और सर ये तो एक्ट का नाम है, टैक्स लगाया जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, क्लियर, CESS, जीएसटी कंपनसेशन सेस, क्लियर। सर ये अलग से एक और टैक्स लगा दिया, एडिशनल टैक्स है, क्लियर। सर टोबैको जो लोग खा रहे हैं, सिगरेट वगैरह जो पी रहे हैं, उन लोगों पे
CGST और SGST भी लग रहा है और साथ में GST कंपनसेशन सेस अलग से और लग रहा है। क्लियर, समझे? और जो सेस का रेवेन्यू होगा एक अलग फंड में जाएगा, GST कंपनसेशन सेस नाम के फंड से, और हर ईयर एंड पे चेक करेंगे कि हर स्टेट गवर्नमेंट का SGST का रेवेन्यू कितना आया। और वेट लो जब हुआ करते थे तब उनका वेट का रेवेन्यू कितना था, उसे कंपेयर करेंगे। तो वेट रेवेन्यू को बेस लिया इन्होंने 2015-16 2015-16 का जो एनुअल वेट का रेवेन्यू था हर स्टेट गवर्नमेंट का, उसको एक बेस रेवेन्यू ले लिया। सपोज किसी स्टेट का 10,000 करोड़ का वेट का रेवेन्यू था, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का, सर महाराष्ट्र का वेट का रेवेन्यू था मान लो 10,000 करोड़ का 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में, उसको बेस ये ले लिया बेटा। अब 17-18 में जो SGST का रेवेन्यू रहा होगा या 18-19 में जो SGST का रेवेन्यू रहा होगा उसको कंपेयर करेंगे वेट के रेवेन्यू से। अगर कम होगा, अच्छा ज्यादा है तो कुछ नहीं करेंगे, रहने दो। कम है तो सर ऐसे केस में उतना डिफरेंस अमाउंट इस सेस के फंड से ट्रांसफर कर देंगे उस रेस्पेक्टिव अकाउंट पर। अगेन स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भैया इन्फ्लेशन नहीं है क्या, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ती है क्या? अब तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है, हमारी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए क्या? इसलिए 2015-16 का जो वेट का रेवेन्यू आपने लिया है, हर साल हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ा ही है ना हमारा, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 14% का एक इंक्रीमेंटल फैक्टर रखा गया। जैसे 2015-16 में 10,000 करोड़ की रेवेन्यू थी, तो 2016-17 में माना जाएगा कि साहब ये 14% और बढ़ गई है। फिर मतलब 14% मतलब 1400 करोड़ और बढ़ गई, मतलब 16-17 में रेवेन्यू होनी चाहिए 11,400 करोड़। अब 17-18 में 11,400 इंटू 114%, मतलब उसको 14% और बढ़ाएंगे बेटा। क्लियर? वो जो रेवेन्यू आएगी उसको 17-18 की रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंस कितना था। जितना डिफरेंस होगा उतना कंपनसेट करेगा उस स्टेट गवर्नमेंट को ये फंड। कौन सा फंड? GST कंपनसेशन सेस। क्लियर? इसलिए वो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे किसके लिए, हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो जाएगा GST आने के बाद। क्लियर? तो उनको बोल दिया चिंता ना करे, आपके लिए भी इंतजाम कर दिया है। क्लियर? और जिन स्टेट का रेवेन्यू बढ़ गया है उनसे कुछ लेंगे नहीं, उनको मजे हो गए। क्लियर? डन। तो दिस इज हाउ हर स्टेट गवर्नमेंट को मनाया है। क्लियर? GST काउंसिल के थ्रू और हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर GST को बनाया है। और दिस इज हाउ, देखिए ध्यान से, इस तरह से टोटल 35 एक्ट बन गए हिंदुस्तान के अंदर GST के। क्लियर? और आपके सिलेबस के लिए केवल CGST एक्ट है, वो भी पूरा नहीं है बच्चों। क्लियर? पर हाँ, आपने अगर CGST एक्ट पढ़ लिया मतलब ये सारे तो आपने पढ़ ही लिए। IGST एक्ट भी एक छोटा सा एक्ट है, उसने केवल और केवल इंटर स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक टर्म हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को डिफाइन किया है। क्लियर? सर जो आपके सिलेबस में अभी इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है। क्लियर? और हाँ, इसमें भी बोल दिया क्या सर, कुछ प्रोविजन दे दिए जो इंटरस्टेट सप्लाई से रिलेटेड थे, इंट्रास्टेट से रिलेटेड थे, और सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है उसको डिफाइन किया, और बोल दिया गवर्निंग प्रोविजंस वही सारे जो CGST एक्ट में लिखे वही IGST एक्ट में भी अप्लाई होंगे। तो आपने अगर CGST एक्ट पढ़ लिया तो काफी हद तक आपको सर IGST की एप्लीकेबल प्रोविजन भी वही है, बस कुछ अलग जो इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह क्या होता है ये अलग से और पढ़ना पड़ेगा IGST एक्ट में, पर वो CA फाइनल लेवल में आएगा बेटा। पर मोटा मोटी सर बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। प्लस GST कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 ये भी आपके सिलेबस में नहीं आता, पर फिर भी मैंने काफी हद तक इसका और भी दे दिया। और गवर्निंग प्रोविजन अगेन वही है जो CGST एक्ट में लगते हैं। मतलब मेन एक्ट कौन सा हो गया GST समझने के लिए? CGST एक्ट। दिस इज हाउ 35 एक्ट्स हैव बीन फ्रेम्ड, पर सारे एक्ट सेम एक्ट है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए आपके सिलेबस में केवल CGST एक्ट है, और अगर आपने CGST एक्ट पढ़ लिया मतलब सारे SGST एक्ट पढ़ लिए, UTGST एक्ट कोई खास बात नहीं है। क्लियर? IGST एक्ट और GST कंपनसेशन भी छोटे छोटे एक्ट है, कोई खास बात नहीं है। इसलिए इंटरमीडिएट लेवल पर एक बेसिक चीजों को समझाने के लिए केवल CGST एक्ट आपके सिलेबस में रखा है, पर मैंने आपको ये ओवरव्यू इसलिए दिया कि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा ओके दिस इज व्हाट द GST इज एंड दिस इज हाउ GST वाज इंप्लीमेंटेड, और आपके सिलेबस में केवल CGST एक्ट के सिलेक्टेड प्रोविजंस ही रखे बच्चों। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि आखिर ये GST क्या होता है, आखिर रेवेन्यूज किस तरह से डिवाइड हुई बेटा, और कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यूज फ्लो होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में।
क्लियर? समझे मेरी बात? तो माहौल हुआ होगा, शायद आपको समझ में आया होगा कि कैसे जीएसटी हिंदुस्तान में आया। देखो, मैंने फर्स्ट सेशन में आपको समझाया कि गवर्नमेंट क्या होता है, टैक्सेस क्या होते हैं, लॉ कौन बनाता है, हम लोग बनाते हैं साहब। कैसे लॉज बनते हैं और कैसे गवर्नमेंट रन होती है। क्लियर? ये सब मैंने बेसिक चीजें आपको समझाई। सेकंड सेशन में मैंने आपको समझाया कि प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, ये सब कैसे गवर्न होते थे और कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन बनती। क्लियर? अब हम आ गए कहां पर, और हमने ये समझा था लास्ट सेशन में कि आखिर जीएसटी क्यों आया, क्या तकलीफ थी पुराने एक्ट में, वो हमने समझने की कोशिश करी। अब हम आ गए कहां, आईजीएसटी एक्ट में, और हमने ये समझ लिया कि आखिर सर जीएसटी कैसे आया, हाउ इट गॉट इंप्लीमेंटेड। सर फर्स्ट सेशन में गवर्नमेंट क्या होता है, बेसिक चीजें पढ़ी। सेकंड में पुराने लॉज क्या थे और वो कैसे गवर्न होते थे और उसमें क्या तकलीफ है, तो जीएसटी क्यों आया हमने समझा। अब थर्ड में हम पढ़ लिया हमने क्या कि आखिर जीएसटी कैसे आया। फर्स्ट पढ़ा क्यों आया, फिर पढ़ लिया कैसे आया। अब अगले सेशन से हम पढ़ेंगे क्या कि आखिर क्या आया क्यों आया पढ़ लिया, कैसे आया पढ़ लिया, और क्या आया अब वो पढ़ेंगे हम। क्लियर? पर शायद आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, शायद। क्लियर? पक्का? माहौल? अब सर आप कहेंगे सर हमको बुक में से कहां से क्या क्या पढ़ना है, तो सर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सब इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रखा है। जीएसटी का इंट्रोडक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे जीएसटी को आपको इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? तो सर अभी के लिए मैं आपसे ये कहूंगा, बुक में से हम चैप्टर 1 में से काफी सारी बातें कवर कर चुके हैं, पर हाँ वो थियोरेटिकल पार्ट दे रखा है। मैं आपको उसके हर एक पॉइंट को बाद में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में और समझाऊंगा। पर फिलहाल के लिए आप लोग क्या करिएगा, चैप्टर 1 में से जो मैं बता रहा हूं केवल उतना ही पढ़िएगा। क्या पढ़ना है आपको, आइए आप पेज नंबर 6 पे आइए बेटा। चैप्टर 1 मेन बुक जो आपको मिला होगा बेटा, जीएसटी पाठ। ये पाठ चल रहा है, मंत्र चल रहे हैं जीएसटी के। क्लियर? हम जीएसटी पाठ कर रहे हैं यहां बैठ के, आप और मैं पूरे दिल से और शिद्दत से। तो सर क्यों काम हासिल नहीं हो। क्लियर? जिंदगी बहुत छोटी है पर जीना इसे सीखिए, क्योंकि जिंदगी लंबी हो या छोटी हो, जिंदगी बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? सर समझिएगा बात को। आइए, माहौल होना चाहिए, पढ़ाई भी एंजॉय करिए। आइए सर पेज नंबर 6, टॉपिक नंबर 1.6 देखिए। टॉपिक नंबर 1.6 देखिए, टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी। मिला बच्चों? टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी। देखो कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, ये भी हम बात कर लेते बेटा। सर सेंट्रल लेवीज टू बी सबस्यूम्ड, कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस इसमें सबस्यूम हो रहे हैं। फर्स्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन कौन से मर्ज हुए। फर्स्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज जो भी लगती थी कुछ। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। अब ये कौन सी गुड्स पे लगता था, कितना लगता था, वो नहीं पढ़ना है। पुराने एक्ट कौन से मर्ज हुए केवल वो नाम ध्यान रखें। देन सीवीडी मतलब काउंटर विलिंग ड्यूटी जो कस्टम्स में लगती थी, एंड स्पेशल सीवीडी मतलब स्पेशल काउंटर विलिंग ड्यूटी। क्लियर? ओके सर, ये कस्टम्स की एडिशनल ड्यूटीज है बेटा। ओके, देन सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा एक बात और, कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ बेटा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम्स लगता है, अभी भी लगता है, पहले भी लगता था, पर कस्टम के साथ में कुछ एडिशनल काउंटर विलिंग ड्यूटी लगती थी जो इक्विवेलेंट थी एक्साइज के और वेट के, जिसको बोलते थे काउंटर विलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर विलिंग ड्यूटी। सीवीडी वाज इक्विवेलेंट टू एक्साइज और स्पेशल सीवीडी वाज इक्विवेलेंट टू वेट। इसलिए सिंस वो दोनों मर्ज हो गए जीएसटी में, इसलिए सीवीडी और स्पेशल सीवीडी मर्ज किया, पर सर कस्टम मर्ज नहीं हुआ। ये एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम मर्ज हुई इसके अंदर। ओके, देन सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी जो मैंने बात करी, इंटरस्टेट सेल पे लगता था। देन सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार इज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो सर जो भी सरचार्ज और सेस लगते थे गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था वो भी मर्ज। अब देखिए स्टेट लेवीज टू बी मर्ज्ड। कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हुए बच्चों। फर्स्ट, स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस से रिलेटेड स्टेट सेस थे और स्टेट सरचार्ज थे वो सब मर्ज। क्लियर? सेकंड, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज विच आर लेविड बाय लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज ने अगर कोई लोकल बॉडी मतलब जो जैसे आपने देखा होगा म्युनिसिपैलिटी होती है, बीएमसीज वगैरह देखी होगी आपने बेटा। क्लियर? सर लोकल बॉडी जो चार्ज करती है टैक्स वो तो लगेंगे अभी बेटा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स मर्ज हुए, लोकल बॉडी के टैक्स मर्ज नहीं हुए। जैसे म्युनिसिपल टैक्स वगैरह हो गए वो मर्ज नहीं हुए।
क्लियर। तो एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे मूवीज वगैरह पहले देखते थे आप, तो उस पर लगता था एक टैक्स जिसका नाम है क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स। अरे क्योंकि मूवीज देखने में मजा आता ना बेटा, क्लियर, तो मजे में भी टैक्स लो साहब। एंटरटेनमेंट टैक्स वो भी मर्ज हो गया किसमें, जीएसटी में। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, सर लॉटरी, जुआ, क्लियर, सर सट्टा खेलते उस पर टैक्स था स्टेट गवर्नमेंट का, वो मर्ज हो गया जीएसटी में। देन एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, वेट और सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, ये सब मर्ज हो गए किसमें, जीएसटी में। ये सब स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस थे। अच्छा, ये कौन कौन से गुड्स पे लगता था, कितना लगता था, वो नहीं पढ़ना, बस ये नाम ध्यान रखना कि कौन कौन से टैक्स मर्ज हुए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट, नाम जरूर ध्यान रखिए। ओके डन। फिर टॉपिक नंबर 1.7, ये मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, ये मैंने आपको पढ़ाया बेटा, क्लियर। और नेक्स्ट पेज के एंड में आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है इंट्रास्टेट सप्लाई का। फिर 2 पेज देखिए आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा आपको इंटरस्टेट सप्लाई का। बच्चों ये मैंने दोनों इलस्ट्रेशन यहां पे जो मैंने आपको ऑरली समझाया है, यही मैंने आपको यहां पर फॉर्म में दे रखे, ये दोनों इलस्ट्रेशन आप करिएगा, आपको मजा आएगा। जो मैंने एग्जांपल यहां दिया वो इसमें कवर हो जाएगा पूरा पूरा। आप सोच रहे होंगे सर जो आपने एग्जांपल दिया महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात गया, गुजरात से राजस्थान आया, ये एग्जांपल काश आप लिखवा देते। तो मैंने लिख रखा है तो मैं आपसे लिखवाऊं क्यों फालतू यार, मैं क्यों मेहनत आपसे कर रहा हूं जब मैंने ऑलरेडी। ओके तो ये आप देखिएगा एग्जांपल, इससे आपको समझ में आ जाएगी बात जो मैंने आपको समझाया। क्लियर, बस इतना ही पढ़िएगा आप चैप्टर नंबर 1 से। क्लियर। टॉपिक नंबर 1.8 अभी नहीं पढ़े ना बेटा, क्लियर सर, बस ये 1.6 और 1.7 पढ़ लीजिएगा। क्लियर, चैप्टर 1 से अभी इतना ही पढ़िएगा। हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, और जो चैप्टर 1 की रिमेनिंग बातें हैं ये हम बाद में करेंगे। ओके क्लियर, माहौल डन। तो सर ये हमने पढ़ा है क्या, जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जीएसटी आखिर होता क्या है, और सर किस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ हिंदुस्तान में, और किस तरह से जीएसटी आया, कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, वो सब हमने बात कर ली। क्लियर, अभी हम बात करेंगे बस चैप्टर 1 से इतना ही पढ़िएगा, बाकी टॉपिक चैप्टर 1 के सारे में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर, थ्योरी पोर्शन है हम इसको बाद में लेंगे सर, अभी हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। ओके बच्चों, माहौल थैंक यू सो मच। पर हाँ एक ही रिक्वेस्ट सर, आपका टारगेट केवल लेक्चर खत्म करना नहीं होना चाहिए, जो भी मैंने आपको यहां पढ़ाया है वो सेम डे आपको आपकी बुक से कवर करना है। जो भी मैं मार्किंग कराऊंगा आपको उतना आपको पढ़ना ही है बच्चों। क्लियर, जो हम यहां कवर कर रहे हैं वो आपके एंड पे खत्म होना इज मोर इंपॉर्टेंट देन यहां खत्म होना। और हाँ ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा है वो लास्ट डे तक आपको याद रहेगा, और कैसे याद रहेगा वो मेरा काम है। आपका काम केवल एक है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको आज ही पढ़ना है, बाकी माहौल हम कर देंगे, माहौल बना रहेगा, आप और हम मिलके माहौल बनाएंगे। क्लियर सरकार। सो टोटल 35 एक्ट्स आए सर, आप चाहे तो इस स्लाइड का क्लिक कर दे, हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड, इसका फोटो खींच लीजिए बेटा। ओके डन, माहौल गुड नाइट, टेक केयर। पर हाँ अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।